फिल्म का आगाज़ दूसरी जंग अज़ीम के दौरान होता है, जहां जापानी फौजी एक अमरीकी सिपाही जेम्स का ताक़ुब कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और घुटनों के बल बिठाकर गोली मारने की तैयारी करते हैं, मगर आखिरी लम्हे पर उसे जिंदा रखने का फैसला कर लिया जाता है। जेम्स को जापानी कमांडर ईटो के सामने पेश किया जाता है। ईटो फौरन हुक्म देता है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। चुनाचे उसे एक सुनसान जगह ले जाया जाता है, जहां कैप्टन हिरानो तलवार से उसकी गर्दन उड़ाने ही वाला होता है कि जेम्स अचानक पीछे हट जाता है। वॉर खाली जाता है और फिर वो चंद लम्हों में तमाम मुहाफिजों और खुद हिरानो को भी हलाक कर देता है। जेम्स जंगल की तरफ भाग निकलता है, लेकिन ज़्यादा देर तक आज़ादी नसीब नहीं होती। जापानी फ़ौज उसका दोबारा पीछा करती है और वो एक जाल में फंस जाता है। उसका चाकू भी गिर जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को आज़ाद नहीं करा पाता और दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। जब उसे वापस कैंप लाया जाता है तो एटो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। उसे मालूम होता है कि जेम्स ने उसके कई सिपाहियों और उसके करीबी साथी हिरानो को मार दिया है। वो जेम्स से उसका फौजी बीज छीन लेता है और कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी मौत इंतहाई दर्दनाक होगी। इसी रात जेम्स को कैदियों की बैरक में डाल दिया जाता है। वहाँ मौजूद दूसरे कैदी उसे बताते हैं कि अगरचे वो सब कैदी हैं, लेकिन अब भी फौजी नज़्म ज़ब्त पर अमल करते हैं ताकि ज़िंदा रह सकें। वो ये भी बताते हैं कि जापानी कमज़ोर कैदियों को एक और कैंप भेज देते हैं, जहाँ तक पहुँचने से पहले ही अक्सर लोग रास्ते में मर जाते हैं। ये सब सुनकर जेम्स को एहसास होता है कि शायद मौत इस अज़ियत से बेहतर होती। अगली सुबह तमाम कैदियों को मैदान में जमा किया जाता है। जेम्स को लगता है कि अब उसे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उसके हाथ खोल दिए जाते हैं। फिर 3 कैदियों को एक खतरनाक फाइटर के मुकाबले में उतारा जाता है, जो चंद लम्हों में तीनों को बुरी तरह शिकस्त दे देता है। अब बारी जेम्स की होती है। जापानियों को यकीन था कि उनका सबसे ताकतवर फाइटर उसे आसानी से मार देगा, मगर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, जेम्स एक ही ज़बरदस्त मक्के से उसे ज़मीन पर गिरा देता है और अगले ही लम्हे उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। पूरा कैंप हैरान रह जाता है। एटो पहली बार महसूस करता है कि ये आम कैदी नहीं, बल्कि एक इंतहाई ख़तरनाक जंगजू है। अपने बेहतरीन फाइटर की मौत के बाद कमांडर एटो गुस्से से आग बगोला हो जाता है, लेकिन वो जेम्स को फ़ौरन मारने के बजाय उसे मज़ीद अज़ियत देने का फ़ैसला करता है। अगले दिन जेम्स की मुलाकात दूसरे अमरीकी कैदियों से होती है, जिनमें उनके ज़ख्मी कैप्टन कोलन भी शामिल होते हैं। कोलन हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने ऐसी फाइटिंग कहाँ सीखी? जेम्स बताता है कि उसने हांगकांग, थाईलैंड और जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की है। कुछ देर बाद जेम्स को दोबारा एटो के सामने पेश किया जाता है। एटो उससे उसकी महारत का राज जानना चाहता है, मगर जेम्स कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो अपना फौजी बीज वापस मांगता है, जिस पर एटो गुस्से में उसके चेहरे पर तलवार से ज़ख्म लगा देता है और धमकी देता है कि अगला दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अगली सुबह जेम्स को दोबारा रंग में उतारा जाता है, मगर इस बार मुकाबला बराबर का नहीं होता। एक नहीं बल्कि कई तरबियत याफ्ता फाइटर्स बहे वक्त उस पर हमला कर देते हैं, मगर जेम्स हैरान कुन महारत से एक एक करके सबको शिकस्त देता है। कुछ फाइटर तो खौफ के मारे रंग छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन जेम्स उन्हें भी पकड़ लेता है। आखिर में वो एक सिपाही को मारने ही वाला होता है, मगर आखिरी लम्हे पर उसे माफ़ कर देता है। ये मंजर देखकर दूसरे कैदियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जबकि एटो की बेइज्जती मज़ीद बढ़ जाती है। इसी दौरान जापानी शिकस्त खाने वाले अपने ही सिपाहियों को गोली मार देते हैं, जिससे वाज़े हो जाता है कि एटो को अपने आदमियों की जान की भी कोई परवाह नहीं। बाद में कैदियों को मालूम होता है कि एक हफ्ते बाद उन्हें एक दूसरे कैंप मुंतकिल किया जाएगा।
जहां पहुंचने से पहले ही अक्सर कैदी रास्ते में मार दिए जाते हैं। ये खबर सुनकर जेम्स फैसला करता है कि अब सिर्फ जिंदा रहना काफ़ी नहीं, बल्कि यहाँ से फरार होना ज़रूरी है। वो एक रेडियो चुराने का मंसूबा बनाता है ताकि अमरीकी फ़ौज से राब्ता किया जा सके। अगले दिन चंद कैदी जानबूझकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। तमाम गार्ड्स उन्हें रोकने में मसरूफ़ हो जाते हैं और इसी दौरान जेम्स चुपके से वॉच टावर पर चढ़कर रेडियो चुरा लेता है। वापसी पर एक नर्स उसे देख लेती है, मगर वो खामोश रहती है। इसी दौरान एक जापानी सिपाही उस नर्स के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन जेम्स खुद को जाहिर नहीं करता क्योंकि उसका मिशन ज़्यादा अहम था। रेडियो कामयाबी से बैरक में पहुंच जाता है, मगर अब असल मसला ये था कि अगर जापानियों को उसकी खबर हो गई तो पूरे कैंप को बदतरीन सज़ा मिल सकती थी। अगले दिन कमांडर एटू तमाम कैदियों को मैदान में जमा करता है और ऐलान करता है कि किसी ने कैंप के ममनुआ हिस्से में जाने की कोशिश की है। वो एक कैदी को पकड़कर उससे साथियों के नाम पूछता है और वादा करता है कि अगर वो सच बता देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। खौफजदा कैदी सब कुछ बता देता है, मगर एटू अपना वादा तोड़ देता है और उसे भी उसके साथी समेत कत्ल करवा देता है। इसी रात जेम्स एक ऐसे कैदी से मिलता है जो कैंप से बाहर जाने का खुफिया रास्ता जानता था। पहले तो वो डरता है, लेकिन सबके इसरार पर आखिरकार एक ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता देता है, जहां से गार्ड्स की नज़रों से बचकर निकला जा सकता था। जेम्स रात के अंधेरे में रेडियो लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। काफ़ी दूर जाकर वो रेडियो ऑन करता है, जहां उसे अमरीकी फ़ौज की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो नवाजो कोड में बात कर रहे थे, इसलिए जेम्स उनकी बात मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, मगर उसे यकीन हो जाता है कि इत्तेहादी अफ़वाज बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। वो फ़ौरन वापस कैंप आ जाता है ताकि अपने साथियों को ये खुशखबरी दे सके। बाद में जेम्स को याद आता है कि उसने कैंप के करीब एक ग्लाइडर देखा था। वो सबको अपना मंसूबा बताता है कि अगर अमरीकी तैयारा नीचे आ जाए तो वो ग्लाइडर को उसके साथ जोड़कर सबको वहां से निकाल सकते हैं। ये मंसूबा बहुत ख़तरनाक था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। इसी दौरान ईटू जेम्स को दोबारा अपने दफ्तर बुलाता है। वो उससे नवाजो ज़ुबान के बारे में सवाल करता है, क्योंकि जापानी अमरीकी फ़ौज के खुफिया पैगामात समझना चाहते थे। जेम्स साफ इनकार कर देता है, जिस पर ईटू उसे एक बार फिर धमकियां देता है, लेकिन जेम्स किसी सूरत झुकने के लिए तैयार नहीं होता। इधर जापानियों को खबर मिलती है कि अमरीकी और बरतानवी फ़ौजें करीब पहुंच चुकी हैं। ईटू शदीद परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर जेम्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता है। इसे बेरहमी से मारा जाता है, मगर फिर भी उसे रंग में लड़ने के लिए उतार दिया जाता है। जापानियों को लगता है कि अब कमज़ोर जेम्स आसानी से हार जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खोले जाते हैं, वो ज़ख्मी शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ता है। चंद ही लम्हों में वो तमाम फाइटर्स को बुरी तरह शिकस्त दे देता है। इस शिकस्त के बाद ईटू अपनी बेबसी छुपाने के लिए अपने ही कई सिपाहियों और कैदियों को गोली मार देता है। शदीद ज़ख्मी होने की वजह से जेम्स बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो जापानी मेडिकल कैंप में होता है, जहां उसकी देखभाल एक नर्स थालिसा कर रही होती है, जो खुद भी जंगी कैदी थी। थालिसा जेम्स को बताती है कि ईटू अब खौफजदा हो चुका है, क्योंकि उसे यकीन है कि इत्तेहादी फ़ौजें किसी भी वक्त इस कैंप पर हमला कर सकती हैं। थालिसा की बात सच साबित होने लगती है। जेम्स अपने साथियों के साथ फैसला करता है कि अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो एक बार फिर रात की तारीकी में कैंप से निकलते हैं और चोरी किए हुए रेडियो के ज़रिए अमरीकी फ़ौज को अपना मकाम भेज देते हैं। वो जानबूझकर पैगाम में नवाजो ज़बान के चंद अल्फाज भी शामिल करते हैं, ताकि जापानी उनका मतलब समझने में वक्त ज़ाया करें। खुशकिस्मती से अमरीकी फ़ौज उनका पैगाम वसूल कर लेती है, लेकिन जब जेम्स वापस बैरक में पहुंचता है तो वहां कोई मौजूद नहीं होता।
इसी लम्हे जापानी सिपाही उसे और उसके साथियों को पकड़कर बेहोश कर देते हैं। कुछ ही देर बाद इत्तेहादी अफ़वाज जापानी कैंप पर ज़बरदस्त फ़ज़ाई हमला कर देती हैं। हर तरफ धमाके, आग और भगदड़ मच जाती है। जापानी सिपाही शिकस्त देखकर फरार होने लगते हैं, जबकि जाते जाते कैदियों को भी कत्ल करना चाहते हैं। इसी दौरान नर्स थालिसा जेम्स के हाथ खोल देती है। आज़ाद होते ही जेम्स अपने साथियों को बचाने के लिए मैदान में उतर जाता है। कैदी भी हिम्मत पकड़ लेते हैं और जापानियों पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ जख्मी कैप्टन कॉलिन एक जापानी अफसर से ज़बरदस्त मुकाबला करता है, लेकिन ऐन फतह के लम्हे उसे पीछे से गोली मार दी जाती है और वो वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है। इधर जेम्स आखिरकार कमांडर एटू के सामने पहुंच जाता है। एटू पहले ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी तलवार जेम्स की तरफ फेंकता है और दोनों के दरमियान फैसलाकुन जंग शुरू हो जाती है। सख्त मुकाबले के बाद जेम्स एटू को शिकस्त दे देता है। जब एटू बंदूक निकालने की कोशिश करता है तो जेम्स उसे भी नाकाम बना देता है। वो चाहता तो उसी वक्त एटू को मार सकता था, मगर उसी लम्हे उसके साथी आकर याद दिलाते हैं कि फरार होने का सिर्फ एक मौका बाकी है। सब लोग जल्दी से ग्लाइडर तक पहुंचते हैं। वो उसे मजबूत रस्सी से बांधते हैं और ऊपर परवास करते अमरीकी तैयारे के हक से जोड़ देते हैं। चंद लम्हों की बेचैनी के बाद हक कामयाबी से ग्लाइडर में फंस जाता है और अमरीकी तैयारा तमाम कैदियों को हवा में उठाकर दुश्मन के कैंप से दूर ले जाता है। आखिरकार जेम्स और उसके साथी आज़ादी हासिल कर लेते हैं, मगर जाते हुए जेम्स खुद से वादा करता है कि एक दिन वो वापस आकर बाकी कैदियों को भी आज़ाद करवाएगा। 8 साल बाद जंग ख़त्म हो चुकी होती है। जेम्स जापान वापस आता है ताकि एटू से अपना अधूरा हिसाब बराबर कर सके, लेकिन उसे मालूम होता है कि एटू 1 साल पहले ही मर चुका है। वहाँ उसकी मुलाकात एटू के बेटे से होती है, जो अपने शागिर्दों के साथ जेम्स पर हमला कर देता है। जेम्स एक बार फिर अपनी गैर मामूली महारत से सबको शिकस्त दे देता है, मगर किसी की जान नहीं लेता। एटू का बेटा आखिरकार एहतराम के साथ जेम्स को उसका वो फौजी बीज वापस करता है जो बरसों पहले एटू ने उससे छीन लिया था। वो बताता है कि उसके वालिद ने ये बीज पूरी जिंदगी संभाल कर रखा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन जेम्स ज़रूर वापस आएगा। जेम्स खामोशी से अपना बीज लेता है। दोनों एक दूसरे को एहतराम से झुककर सलाम करते हैं और यूं बरसों पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।